आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए साल के पहले दिन कुरम के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। तवील कत्लो गारतगिरी और खून रेजी के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। कुरम पारा चिनार में 42 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने के आज 41 दिन बाद यह मुआहिदा तय पाया है। करीबन 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले ग्रैंड जिरगे में दोनों फ्रीकैन ने बिलाखिर 14 नुकात पर इतफाक कर लिया है। दोनों फ्रीकैन की जानिब से 45 लोगों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 16 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। बाज जिरगा मेंबरान जाती मसरूफियात की वजह से जिरगे में शरीक ना हो सके। गैर हाजिर मेंबरान के दस्तखत के बाद मुआहिदे को हतमी और अमली शक्ल दे दी जाएगी। अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस से किया जाएगा। कुरम में 2.5 माह से जारी इस कशीदगी के बाद दोनों फ्रीकैन ने 14 नुकात पर इतफाक कर लिया है। मुजवजा 14 नुकात में सबसे अहम तरीन नुक्ता, दोनों फ्रीकैन की जानिब से बारी असलहा वापस किया जाएगा। बगैर लाइसेंस के असलहा नहीं रखा जाएगा। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल्स और आरपीजीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और असलहे की आजादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फ्रीकैन तमाम बारी असलहा 1 महीने के अंदर अंदर जिला पुलिस के पास जमा करवाने के पाबंद होंगे। हुकूमत असलहे की बरामदगी को यकीनी बनाएगी और भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले गांव के खिलाफ अमन कमेटी एक्शन लेगी। दोनों तरफ से कायम मोर्चों और बंकर्स को 1 माह के अंदर खत्म किया जाएगा और सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। इसी तरह मकामी अमन कमेटी की नाकामी की सूरत में जिली कमेटी हल निकालेगी और जिलाई कमेटी की नाकामी की सूरत में ग्रैंड जिरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक किसी भी वाक़े की सूरत में करीबी गांव के रिहायशी जिम्मेदार होंगे। इस नुक्ते पर एक फरीक की जानिब से एतराज उठाया गया, मगर आज के जिरगे में इस नुक्ते पर भी बहस और मुबाहिसे के बाद इत्तफाक कर लिया गया। इस पहलू को भी जेर बहस लाया गया कि मकामी गांव के लोगों ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो फिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक अराजी के तनाज़ात को अराजी कमीशन और कबायली कानून के तहत हल किया जाएगा। जो जमीनी तनाज़ात और कॉन्ट्रोवर्सीज मकामी रवाज के मुताबिक हल हो सकते हैं, उन्हें मकामी रवाज के मुताबिक ही और बाकी तनाज़ात को अराजी कमीशन के मुताबिक हल किया जाएगा। मुजवजा मुआहिदे में यह भी कहा गया है कि साबका तमाम इलाकाई और इज्तिमाई मुआहिदात, कागजात, माल, फैसलाजात और रवायात अपनी जगह बरकरार और बहाल रहेंगी। कुरम में फिरका वाराना फसादात की एक बड़ी वजह जमीनी तनाज़ात हैं। कुरम में करीबन 8 ऐसे मकामात हैं कि जहां जमीनी तनाज़ात चल रहे हैं। ये शामलाती जमीनें हैं, इन पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक अरसे से तनाज़ा चल रहा है कि जिसकी वजह से दोनों फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी पाई जा रही थी। नाज़रीन, इसी तरह मुजवजा मुसवदे के मुताबिक कोई भी शख्स या अशखास अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देंगे और आइंदा फ्रीकैन पनाह में लिए गए अफराद की हिफाजत को भी यकीनी बनाएंगे। लाशों की बेहुरमती भी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजवजा मुआहिदे में यह भी कहा गया है कि इलाके में अगर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ तो मुतलका इलाके में अमन कमेटियां फौरन मुतहर्रिक होंगी और दूसरा फरीक किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं देगा। अगर 2 गांव के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया तो मसलक या जात की बुनियाद पर लड़ाई नहीं होगी। मुआहिदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। मुजवजा मुआहिदे में कहा गया है कि हुकूमत सरकारी सड़क पर हर किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। जिला कुरम के तमाम बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा और उनकी आबादकारी में किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। मुजवजा मुआहिदे के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजिमीन बशमूल असातिज़ा जो हैं वो बिला रोक टोक जिला कुरम के तमाम इलाकों में अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे और मुशीरान उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। फ्रीकैन के दरमियान जो सीज फायर है, फायर बंदी है, वो दायमी होगी। अहम तरीन मुआहिदा है, अहम तरीन पेशरफ्त है। कुरम में अमन मुआहिदे पर इत्तफाक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मगर इससे पहले भी कुरम में क़याम अमन के लिए 26 मुआहिदे हो चुके हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद ना होने की वजह से फसादात दोबारा सर उठाते रहे हैं। आज के अमन मुआहिदे में कि जिस मरी मुआहिदे को फाल रखने पर आज इत्तफाक हुआ है, नाज़रीन, ये कुरम की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा था। 2007 में पारा चिनार में एक जुलूस पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए और इसके बाद जिला कुरम 4 साल तक शदीद बदअमनी और कत्लो गारत का शिकार रहा। फिरका वाराना जंग इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि 3000 के लगभग लोग जान से चले गए, 5 से ज्यादा जख्मी हो गए।
उस वक्त भी मरकजी पारा चिनार शाहराह को बंद कर दिया गया था। दोनों तरफ से भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल किया जाता रहा था। हालात को काबू करने के लिए फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। मकामी जिरगे की नाकामी के बाद 2008 में इस्लामाबाद में सरकारी जिरगा बुलाया गया था। यह जिरगा भी नाकाम रहा। 2008 में ही फिर कुरम के 50 अरकान का जिरगा मरी में बुलाया गया और इस जिरगे में दोनों फ्रीकैन के दरमियान पहला 9 निकाती तहरीरी अमन मुआहिदा तय पाया। जिरगा ने मुआहिदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारी भी उठाई और इस मुआहिदे के तहत भी मरकजी शाहराह को खोलना, नकल मकानी करने वाले 2 लाख अफराद को रीसेटल करना, वापस आबाद करना और साथ ही कब्जे की गई जमीनें वापस करना शामिल था। कैदी रिहा करना भी शामिल था। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना और गैर रियासती अनासिर की हिमायत ना करना जैसे नुकात पर इत्तफाक राय हो गया था। गो के जमीनों पर कब्जा छोड़ने पर अमल दरामद ना हुआ। 2022 में जमीनी तनाज़ात के हल के लिए एक कमीशन भी बनाया गया, मगर यह सच है कि इस अमन मुआहिदे से 2023 तक इलाके में अमन कायम रहा। अगरचे इक्का दुक्का वाकयात रूनुमा होते रहे, लेकिन 2023 से लेकर 2024 के आखिर तक यह इलाका एक बार फिर मैदान जंग बना रहा। इस दौरान मकामी जिरगे होते रहे, लेकिन मुकम्मल अमन कायम ना हो सका। हालिया कत्ल गारतगिरी में 200 से जायद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कत्ल गारत के खिलाफ इलाके के लोगों ने मरकजी शाहराह को बंद कर दिया। फिर कुरम के अवाम ने इलाके में अमन के क़याम के लिए धरना भी दिया। 2.5 माह से पारा चिनार जाने वाली राब्ता सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से जिला कुरम में अद्वियात, अशिया खुर्दोनोश और ईंधन की शदीद किल्लत देखने को मिली है। जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इलाज मुआलजे की सहूलियात नापैद होने से 100 से जायद बच्चे जहां से हाथ धो बैठे हैं। कुरम में जन्म लेते इंसानी अलमिये पर कराची में गुज़िश्ता 7 दिन से 13 मकामात पर धरने जारी हैं। सड़कें बंद की गई हैं और कल शाम सिंध हुकूमत ने धरने उठाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें रिपोर्ट हुई और आज भी वजीर दाखिला सिंध ने मुजाहिरीन से आखिरी पेशकश करते हुए यह कहा है कि मुजाहिरीन सड़कों से उठकर किसी मुनासिब जगह एहतजाज करें। हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं करने देंगे। शहरियों को तकलीफ होगी तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। मामले की इस संगीनी में कुरम में 3 हफ्तों से चलने वाली ग्रैंड जिरगा और फायरबंदी के ऐलान के बावजूद कत्ल की वारदातें भी कम ना हुई। एक शख्स को सद्दा 12 बाजार में पकड़कर गला काट दिया गया उसका। नाज़रीन, इससे पहले फिर रिपोर्टिंग हुई लोअर कुरम में भी 2 अफराद के सर कलम कर दिए गए, मगर इस शदीद कशीदगी और बेतहाशा जान और माली नुकसान के बाद बिलाखिर अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं और आज दोनों फ्रीकैन ने बड़े मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने एक जारी बयान में कबायली मशीरान का शुक्रिया अदा करते हुए यह भी कहा है कि मुआहिदा नफरत फैलाने वाले अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। वजीर आला ने यह भी कहा है कि मुआहिदे पर दस्तखत कुरम के मसले के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। तशद्दुद हमेशा तशद्दुद को जन्म देता है कि जो ना फ्रीकैन, ना इलाके, ना ही हुकूमत के मुफाद में है। वजीर आला पायदार अमन के क़याम की नवीद सुना रहे हैं, लेकिन जब तक रियासत दोनों फ्रीकैन को असलहे से पाक नहीं करती, जब तक बॉर्डर से असलहे की तरसीलात जो है वो नहीं रोकी जाती और जब तक घरों और जो उधर के मोर्चे हैं उनको खाली नहीं किया जाता और इस असलहे को मुकम्मल तौर पर कबाइल से ले नहीं लिया जाता, बाजियाब नहीं करा लिया जाता, मुस्तकिल अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। रियासत को बैरकैफ अपनी रेट बहाल करना होगी। रियासत को उन खदशात का भी सर कुचलना होगा कि जो कलदम तंजीमों की पुश्त पनाही जो है वो मुसलसल कर रहे हैं। इस पुष्पनाही को ख़त्म करना होगा। रियासत को अक़लियती बरादरी को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराना होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर मोहम्मद सैफ साहब, जो बराह रास्त इस मुआहिदे का हिस्सा थे। डॉक्टर सैफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बैरिस्टर सैफ साहब, फरमाई दीजिएगा, तवील वक्त और जानी नुकसान के बाद अल्लाह अल्लाह करके खैर से अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तखत तो हो गए हैं। मुआहिदे के मोटे मोटे खदोखाल जो आपके नजदीक सबसे जरूरी हैं, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि कुरम के अवाम खास तौर पर और पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस और बिलअमूम दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि ये मुआहिदा आपस में तय पा गया। जहाँ तक इसके खदोखाल का ताल्लुक है, इसमें जो बुनियादी और अहम जुज़ था वो असले की हवालगी के हवाले से था। दोनों फरीकैन के पास जो भारी असला मौजूद था उसकी हवालगी की शराइत थी जिन पर थोड़ा सा तासुल आया मुआहिदे को उस पर दस्तखत करने के हवाले से, लेकिन बहरहाल आज दोनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए हैं। अब असला जो है वो हवाले किया जाएगा, सरेंडर किया जाएगा। जो बंकर्स हैं वो बंकर्स मसमार किए जाएंगे
और उसके साथ साथ कुछ और ऐसी शराइत हैं कि तमाम जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से अगर खिलाफ वर्जी होती है तो उसका अपना एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है और फरीकैन दोनों इंश्योर करेंगे कि उनके इलाकों में अमन जो है वो कायम रह सके और उसके लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और अब इंशाल्लाह वहाँ पर रास्ते भी खुल जाएंगे और हफ्ते के दिन हम वहाँ से कॉन्वॉय ज़मीनी रास्ते के जरिए पारा चिनार भेजेंगे जिसमें खुराक, अद्वियात और लोग भी होंगे और दीगर सामान जो जरूरी सामान है वो भी साथ इंशाल्लाह जाएगा। मगर सर इससे पहले मैं चीता नुकात पे आऊं, वजह क्या बनी इतना तातुल और इतना वक्त लगने की? देखें, तातुल तो हुकूमत की जानिब से तो कोशिश थी कि जल्द से जल्द मुआहिदा हो। जैसे ही वो 21 नवंबर का अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस दिन कॉन्वॉय पर हमला हुआ जिसमें 44 अफराद शहीद हुए, तो फौरी तौर पर हुकूमत ने तो वहाँ पर, मैं खुद गया था, मेरे साथ आला तरीन जो सिविल इंतजामिया के अफसरान थे वो भी थे और हमने वहाँ जाकर सीज फायर भी करवाया, दोनों फरीकैन से मिलकर मुशावरत करके अहले तशरीह से भी और अहले सुन्नत से भी, और लड़ाई बंद करवाई। उसके बाद कैदियों की हवालगी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन तलखियाँ बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे पर अदम एतमाद भी था। असले की हवालगी के हवाले से जो शर्त थी उस पर वो दोनों तैयार नहीं हो रहे थे। उसी हवाले से मुज़ाकरात हुए, मुशावरत होती रही। तो जो टाइम लगा है वो बेसिकली दोनों फरीकैन का आपस में इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के हवाले से और फिर आपस में जो अपने उनके रहनुमा हैं, बड़े हैं, उनसे मुशावरत में डिले आता रहा है। तो बस बहरहाल जो भी है, देर आए दुरुस्त आए, जैसे आपने खुद फरमाया। मैं समझता हूँ कि ठीक है, टाइम तो लगा लेकिन और लोगों को तकलीफ भी हुई, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुस्तकिल हल की तरफ पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीकैन ने अब एक ऐसे लाहे अमल पे इत्तेफाक किया है कि जिसके नतीजे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस पर अमल पैरा होंगे तो मसाइल जो है वो आइंदा सर नहीं उठाएंगे। रियासत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मुआहिदे किए हैं, लेकिन अगर दोनों फ्रीकैन जिस तरह आप आज कह रहे हैं यकीन से, इनमें से कोई एक खिलाफ वर्जी भी करेगा तो कैसे पता चलेगा? तयन कौन करेगा किसने खिलाफ वर्जी की है? सजा और जजा का तयन कौन करेगा? इस मुआहिदे की एक खूबसूरती मैं समझता हूँ ये है और यही हमारी इंटेंशन थी कि हम इसको इस तरह से डिजाइन करें कि हुकूमत इसमें सालिसी का किरदार अदा करे और दोनों फरीकैन वो आपस में एक फार्मूले पर मुत्तफिक हों, क्यों, ताकि जब उनकी अपनी साइड से तरीक़ाकार आएगा, तजावीज़ आएंगी और उस पर वो मुशावरत के बाद इत्तेफाक करेंगे तो उसकी ओनरशिप भी खुद लेंगे। और आपको पता है कि कुरम एक कबायली इलाका है, वहाँ पर एक कबायली अंदाज़े ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है, तो उसमें हमने उन कबायली रिवायात को भी मलहूज़े खातिर रखते हुए इस तरह का मैकेनिज़्म किया है कि कबाइल जो हैं, जो मुख्तलिफ फरीक हैं, वो भी ज़ाती तौर पर इंश्योर करेंगे कि अमन व अमान को किसी किस्म का खतरा लाक ना हो और कोई इंतहा पसंद या शरपसंद जो है वो उनका नाम इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई ना करे। अगर वो करेगा तो वो खुद भी एक्शन लेंगे और हुकूमत के साथ तावन करेंगे ताकि उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और उसका सदेबाब भी किया जाए ऐसी किसी भी हरकत का। तो ये जो ओनरशिप का डायमेंशन है, ओनरशिप का ये जो आंसर है, इसका मुआहिदे में होना, इसकी लॉन्जेविटी और इसकी जो एक है एक सस्टेनेबिलिटी, उसको इंश्योर करेगी, क्योंकि अब कबाइल खुद इस पर एक्शन लेंगे और उन्होंने खुद ये कहा है कि अगर किसी भी फरीक की तरफ से खिलाफ वर्जी किसी शख्स की तरफ से होती है तो वो बाकायदा उसके खिलाफ जो है वो फिर कबायली रिवायात के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और उसमें वो लोग इंतजामिया को सपोर्ट करेंगे। तो ये बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक इसीलिए ये ब्रेक थ्रू है कि अब इसमें हुकूमत का हाथ बटाने के लिए, अमन कायम करने के लिए कबाइल भी उसी तरह ही फ्रंट लाइन पे होंगे जैसे हुकूमत। वो तो ठीक है बैरिस्टर साहब, मगर मजीद ब्रेक डाउन कीजिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगी कैसे और करेगा कौन? क्योंकि कमिटी, अब आप कबाइल और रवायात का जिक्र कर रहे हैं, मगर कमिटी किन किन लोगों पर मुश्तमिल होगी, मेंबरान पर कौन होंगे? देखें, ये जो जरगा है ये ग्रैंड जरगा है जिसने ये फैसला किया है। इसमें दोनों तरफ से इंतहाई मोतबर मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, दोनों के फरीकैन के, जिनमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, मजहबी उनके रहनुमा भी हैं और उसमें जो सोशली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसलिए एक तो ये मैकेनिज्म में तो सबसे पहला फैक्टर इस जरगे का है, क्योंकि आज इन्होंने ही ये मुआहिदा किया है और जिम्मेदारी का भी उन्होंने जो है वो ऐलान किया है कि इसकी जिम्मेदारी और ओनरशिप वो लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो मल्टीट्यूड ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, वो एक सिर्फ जमीन का इशू नहीं है, लेकिन जमीन का इशू चूंकि वहां पर अनरिजॉल्व रहा है इसलिए उसकी वजह से बाज़ औक़ात
जब ज़मीनी तनाज़ा होता है तो वो फ़िरकावारियत का रंग इख्तियार कर लेते हैं और बड़े पैमाने पर फिर फसादात होने लगते हैं। तो वो रिजॉल्व करने के लिए सूबाई हुकूमत ने उसके लिए एक लैंड कमीशन कायम किया है। लैंड कमीशन जैसे ही वहां पर अमन कायम होगा, रास्ते खुल जाएंगे, तो वहां पर वो लैंड कमीशन भी अपना काम शुरू करेगा और जिन जमीनों का सेटलमेंट का रिकॉर्ड मौजूद है उनकी मलकियत और उनकी हवालगी अपने अपने मालिकान को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड जो है। और उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर भी होगा और अमायदीन पर, दोनों तरफ के अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाएंगी जो लोकल इलाकों में उन तनाज़ात के फैसले करके उसका एक पुरअमन हल निकालेंगे और उस पर फिर अमल दरामद किया जाएगा। जिन इलाकों में नहीं है लैंड रिकॉर्ड, क्योंकि सब सारे कुरम में नहीं है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पुराना कबायली निज़ाम है, तो उसको उसके मुताबिक हल किया जाएगा। लेकिन वैसे पूरे सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में लैंड सेटलमेंट जो ट्राइबल एरियाज में है वो एक पुराना इशू है और उसके लिए हुकूमत ऑलरेडी, जो हमारा रेवेन्यू का महकमा है और दीगर मुतल्लिका महकमा है, वो ऑलरेडी उसके लिए एक सिस्टम पे काम कर भी रहे हैं, वहां पे भी हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा चिनार का इशू है उसको तो इंशाल्लाह जल्दी हल कर लिया जाएगा। उसमें लैंड कमीशन को इख्तियारात दे दिए गए हैं और वो बिल्कुल बाइख्तियार इदारा है, वो इंशाल्लाह इस पे काम फौरी तौर पर शुरू करेगा। सर, लैंड कमीशन तो पहले भी बना, मगर बिफोर गेटिंग टू दैट, अब जो असलहे की वापसी पर दोनों फ्रीकैन रजामंद हो गए हैं। बारी असलहे का इस्तेमाल यहाँ का सबसे बड़ा एक मसला रहा है। नेचुरली सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी नन ऑफ देम वर विलिंग टू सीड टू दिस डिमांड। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है। हुकूमत इस पर अमल दरामद स्पेसिफिकली कैसे कराएगी और फिर मोर्चों और बंकर्स दोनों फ्रीकैन ने खत्म करने हैं, अब हुकूमत अपनी सरपरस्ती में काम करेगी? नहीं, देखें, हमारी जहां तक असले और बंकर्स का ताल्लुक है, यही सबसे बड़ा जो मसला था, यही कंट्रोवर्शियल शिक थी। इसी ने ज्यादा टाइम लिया इस पर फैसला होने में और इस पर एक फार्मूला तय होने में वक्त ज्यादा लगा। लेकिन एथिक्स कमेटी जो कि कुरम ही के हवाले से बुलाई गई थी यहाँ 20 दिसंबर को, उसमें यह फैसला हुआ था कि 1 फरवरी तक 2025 तक ये तमाम असले की हवालगी एंड डेमोलिशन ऑफ बंकर्स, ये दो जो कंडीशंस हैं, इन पर दोनों फरीकैन तैयार भी होंगे और इन पर अमल दरामद भी करवाएंगे। अब जैसे ही मुआहदा हो गया है तो कल से ही इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वो 1 फरवरी हमारी डेडलाइन है। उससे पहले पहले असले की हवालगी भी मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि बड़ा इलाका है, वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में ये सब कुछ है, तो उसके लिए वो तरीकाकार यही मुतय्यन किया गया है कि वो आएंगे और अपना असला जो है वो सरेंडर करेंगे और उसके बाद उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा और उसकी जो सुपरविजन है वो भी की जाएगी, ताकि हवाला होने के बाद भी खुदा न ख्वास्ता किसी और तरीके से वो असला किसी दूसरे फरीक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो ये सारा एक मैकेनिज्म है, मरबूत निज़ाम है और इसको जो है वो इंश्योर किया जाएगा। बंकर्स का जहां तक ताल्लुक है, बंकर्स फरीकैन चूंकि उसमें उनके अपने लोग बैठे हुए हैं उसमें, तो वो पहले वॉलंटरीली खाली करेंगे। जब वो खाली करेंगे उसके बाद इनको डिमोलिश किया जाएगा। तकरीबन 2000 से ज्यादा मुख्तलिफ इलाकों में बंकर्स हैं, तो वो एक बजाते खुद एक प्रोसेस है, लेकिन वी आर श्योर कि इंशाल्लाह हम उसको 1 फरवरी तक कंप्लीट कर लेंगे और ये मसला भी खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर साहब, 2008 में भी हमने मरी अमन मुआहिदा होता देखा। कुरम में अब तक 26 मुआहिदे हो चुके हैं। अब मौजूदा मुआहिदे पर अमल दरामद की नेचुरली द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेस कि गारंटी कौन दे रहा है, इसका सबसे बड़ा गारंटर कौन है राइट नाउ? कुरम मुआहिदा भी हुआ था, बिल्कुल। वो उस वक्त उस तनाजर में 2007 में जो फसादात हुए थे उनके तनाजर में 2008 में मरी मुआहिदा हुआ था। उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म का मुआहिदा था। उस पर जिम्मेदारी कबाइल की भी थी, फरीकैन की भी थी, हुकूमत की भी थी। उस पर उस तरह से मनोवन अमल नहीं हो सका, जिसके कई वजूहात हैं। उस पर हम किसी और वक्त बात कर सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, मुआहिदे तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों फरीकैन के दरमियान और उसका इजहार होता है, एक्सप्रेशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग को मुआहिदा कहते हैं। अब उम्मीद है कि दोनों फरीकैन ने, हमें तो यकीन है कि खुलूसे दिल से इस पर जो है दस्तखत किए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये देखें, फरीकैन के जो नुमाइंदे हैं तकरीबन 45 दोनों तरफ से अफराद थे जिन्होंने ये दस्तखत किए हैं। बट द इशू इज कि जो कौम पीछे है, जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, पाड़ा चिनार के अवाम जिन्होंने सफर किया, कुरम के ओवरऑल अवाम, सद्दा के अवाम जिन्होंने सफर किया, मैं समझता हूँ कि ये उनकी जॉइंट विल है, उनका जो एक इज्तिमाई तौर पर उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पर अमन कायम हो और किसी भी छोटे तनाज़े की को बड़ा तनाज़ा ना बनाया जाए जिससे पूरा इलाका मुतासिर हो। तो आई एम श्योर के लोगों का जो एक प्रेशर है, एक समाजी प्रेशर है, वो भी उन लोगों पर यकीनन होगा जो अमूमन वक्तन फवक्तन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते रहे हैं माजी में। इस बार मैं समझता हूँ कि नहीं होगा और इस बार हुकूमत का भी रिजॉल्व है। हमने वहाँ पर 400 के करीब नए पुलिस एहलकार तैनात किए हैं, उनको भर्ती किया है। हमने वहाँ पर अब पोस्टों का सिलसिला शुरू कर दिया है जो चेक पोस्ट बनेंगी इस रास्ते पर जहाँ पर हमेशा हमले होते रहे।
तो इसको मजीद बीफ अप कर रहे हैं, सिक्योरिटी को भी, और FC की भी 2 प्लाटून्स मंगवाई हैं। तो हुकूमत अपनी रेट को भी अब मजीद मजबूत कर रही है ताकि अगर किसी भी फरीक की तरफ से गड़बड़ होती है तो उसको फौरी तौर पर रोका जा सके और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सर, हुकूमत अपनी रेट को मजीद तो मजबूत कर रही है एंड दिस वाज हाई टाइम, ये पहले काम हो जाना चाहिए था। लेकिन अफगानिस्तान से मुल्का इस इलाके में हम देख रहे हैं कि असलहे की तरसील रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस रेट को इन्फोर्स करते करते इस हवाले से आप क्या करेंगे, उन दहशतगर्दों के हवाले से भी जो, और उन तंजीमों के हवाले से क्या करेंगे कि जो अब ट्रांसग्रेस कर चुकी हैं सोसाइटी के अंदर? पड़ोसी मुल्कों की प्रॉक्सीज की फंडिंग अपने तय एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, वो तो एक इंटरनेशनल मसला है महर, रीजनल डायमेंशन है उसकी, और वो उसके लिए तो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत तो यही कर सकती है कि हम अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन बुनियादी तौर पर तो बॉर्डर क्रॉसिंग, इन्फिल्ट्रेशन, वेपन्स की तरसील और आगे पीछे जो कुछ भी है, ये तो बुनियादी तौर पर तो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने बयानबाजी के अलावा इस इशू पर और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा अमली तौर पर क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ, मैं जाती हैसियत में भी और एक नुमाइंदे की हैसियत से भी बार बार ये कहता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के लिए के साथ खुदा क्या वास्ता है कि बैठो, उनको सीरियस लो। ये एक बहुत बड़ा रीजनल प्रॉब्लम है। आपने अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया है, आप उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनके साथ बैठे और एक अच्छे माहौल में उनके साथ मसले को हल करें ताकि ये रीजनल मसला हल हो और उसकी वजह से हमारे खैबर पुख्तनख्वा में जो आग लगी हुई है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। तो यकीनन असला तो एक प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, कराची और लाहौर में भी बेतहाशा असला मौजूद है। लेकिन कुरम और ये जो कबायली इलाके हैं, इनकी अपनी एक डायनामिक्स है, उसमें वफाकी हुकूमत का रोल है, उनको वो रोल प्ले करना चाहिए। हम तो अपना रोल प्ले भी कर रहे हैं और उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं जो हालात हैं। बैरिस्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स रोल एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, आपको अब कल बड़ी अहम बैठक होने जा रही है 2 जनवरी की। बहरहाल, मगर आपको बैक वक्त इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ऑपोजिशन को इकट्ठा करें और मुतहर्रिक करें। इस हवाले से आपकी क्या पेशरफ्त हुई है? बस जी, वो राब्तों का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं, और उसमें पेशरफ्त इंशाल्लाह होगी। बेसिकली वो तो हम तो फोकस कर रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है या बाहर है, वो जमातें हैं जिनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन अपोजिशन की जमातें हैं और आवाम की एक तादाद उनके साथ है, उन सबके साथ राब्ते कर रहे हैं, छोटी बड़ी तमाम पार्टियों के साथ। तो मुझे उम्मीद है उसमें से तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल कोई अच्छा रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस मौजूदा तनाज़ुर में ये जो बैलेंस है इसको अपने फेवर में करने के लिए हमें अपोजिशन जमातों को साथ मिलाना चाहिए ताकि जो आवाम के नुमाइंदे हैं और जो आवाम पर मुश्तमिल जमातें हैं उनको उनकी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म से आए, डिवाइडेड ना हो, तकसीम ना हो। तभी इस हुकूमत को एहसास होगा कि आवाम इनके हवाले से क्या सोचती है। अभी तो चंद जमातें हैं जिनका पार्लियामेंट में फॉर्म 47 की वजह से वजूद है, अब वो बाय डिफॉल्ट हमारे ऊपर काबिज हैं, तो इसलिए उनके साथ हमें इस वजह से बात करनी पड़ रही है कि डी फैक्टो हुकूमत उनकी है, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो मुज़ाकरात तो बहरहाल जो हो रहे हैं वो कमेटी कर रही है और जैसे आपने कहा कल उनकी एक नशिस्त है। लेकिन हमारी अपनी एक पैरल कोशिश है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को एक सियासी कुव्वत बनाकर एक प्लेटफॉर्म पे मुज्तमा करें। आखिरी और पहली नशिस्त को में शामिल नहीं हुए थे गंडापुर साहब, कल गारंटीड है, पक्का है मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनेंगे चीफ मिनिस्टर साहब? महर, इस बारे में मैं वसूख से अभी बात इसलिए क्योंकि मैं कुरम में इस मसले में इन्वॉल्व था फुली, और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे थोड़ी सी जरा सुकून का सांस लेने का मौका मिला है, तो अभी मैं पेशावर बात करूंगा। आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद मैंने सुना यह है कि वो जाएंगे, वो करेंगे, इसमें मुज़ाकरात का हिस्सा है, वो इज पार्ट ऑफ दिस टीम। अब फिजिकली वो जाएंगे या नहीं ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। फिजिकली चीफ मिनिस्टर साहब कल की अहम बैठक का हिस्सा बनेंगे कि नहीं, आपके एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब अभी इस पे कमेंट करने की पोजीशन में नहीं थे। अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, कुरम की पीस एग्रीमेंट नए साल के पहले दिन की बहुत बड़ी खबर है, इलाके के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। तवील कत्ल गारत के बाद, खून रेजी के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। गुज़िश्ता रोज मुल्की मईशत को अगले 5 साल में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए इनकलाबी इक़दामात उठाकर मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की हिकमत अमली सामने लाने वाली शहबाज हुकूमत को आज साल 2025 के पहले दिन पहला बड़ा धचका लगा है। डॉन न्यूज में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने 3 साल में पाकिस्तानी बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने के हुकूमती दावे की नफी करते हुए
5 साल में पाकिस्तानी बरामदात 42 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का तखमीना लगाया है, यानी हुकूमती हदफ से 17 अरब डॉलर कम। IMF के तखमीने के तहत मुल्की मईशत सालाना बुनियादों पर तकरीबन 2.2 अरब डॉलर्स का इजाफा। अलबत्ता IMF का तखमीना वफाकी वजारत खजाना के 3 साला बरामदी तखमीने से तकरीबन 4 अरब डॉलर ज्यादा है। वजारत खजाना ने 3 साल में बरामदात का तखमीना सालाना 37 अरब 95 करोड़ 10 लाख डॉलर लगाया है, जबकि रवा माली साल 2024-25 के लिए बरामदात का हदफ 32 अरब 34 करोड़ 10 लाख डॉलर मुकर्रर किया गया है। यकीनन 3 या 5 साल में सालाना 60 अरब डॉलर तक बरामदात का हदफ मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल में नामुमकिन नजर आता है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 77 सालों में बरामदात मुश्किल 31 अरब डॉलर्स तक पहुंचाई हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करते हुए प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर तक पहुंचाने के अलावा 2035 तक मुल्की मुईशत को 1 खरब डॉलर और 2047 तक 3 खरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ रखा। IT, ज़राअत, तख्लीकी सनत, मदनियात और ब्लू इकोनॉमी को फरोग देते हुए मेड इन पाकिस्तान को एक ब्रांड बनाना। प्रोग्राम में एक हदफ फ्रीलांसिंग को सालाना 2 लाख IT ग्रेजुएट्स तैयार करना, पहला पाकिस्तानी यूनिकॉर्न स्टार्टअप तख्लीक करना और 100 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स तक रसाई हासिल करना भी शामिल रहा। मैं बतौर पाकिस्तानी शहबाज हुकूमत को बकअप करती हूँ, यकीनन हर कोई करेगा, लेकिन नेक ख्वाहिशात उनके साथ साथ क्या किया जाए, हमारा काम तारीख का वो रुख भी अवाम को दिखाना है कि जिसकी वजह से उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ नीयत अच्छी होने के बावजूद हासिल करना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश से मुतल्लिक अदादो शुमार जमा करने वाले इदारे टॉप 10 VPN के मुताबिक पाकिस्तान में मई 2024 तक इंटरनेट शटडाउन का दौरानिया दुनिया में म्यांमार के बाद दूसरे नंबर पर रहा। म्यांमार में 8640 घंटे इंटरनेट बंद रहा, मगर म्यांमार में तो आमरीत है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था और पाकिस्तान में 1861 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इदारे ने मुल्की मुईशत पर पड़ने वाले इन शटडाउन्स का तखमीना 350 मिलियन डॉलर यानी कि 35 करोड़ डॉलर लगाया है, जबकि 5 दिसंबर को सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम इजलास के दौरान पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद सैयद ने यह बताया था कि इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी इजलास में सेक्रेटरी IT ने कमेटी मेंबरान को बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी की सूरत में इंटरनेट सर्विसेज बंद करते हैं, जबकि चेयरमैन PTA ने दौरान इजलास ये कहा था कि इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। मगर आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम में चेयरमैन PTA ने एक मौके पर यह कहा कि मुझे तो आज पहली बार यह मालूम हुआ है कि इंटरनेट बंदिश गलत होती है। मुझे मालूम नहीं था कि कानून में ऐसी कोई शिक ही नहीं कि जिसमें इंटरनेट की बंदिश का कहा गया हो। क्या जनरल इलेक्शन के रोज भी नेट की बंदिश गैर कानूनी थी? इस पर हतमी राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकते हैं। दौरान इजलास सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चेयरमैन PTA से फिर पूछा कि अगर कानून में कोई ऐसी बात नहीं लिखी तो आप मखसूस इलाकों में इंटरनेट कैसे बंद कर सकते हैं, जिस पर चेयरमैन PTA का यह कहना था कि कायमा कमेटी के सामने उन्होंने ये बयान दिया कि अगर इस तरह इंटरनेट बंद करना गलत है तो हुकूमत गुज़िश्ता 9 साल से इंटरनेट क्यों बंद करवा रही है। मैं तारीख और वक्त भी बता सकता हूं कि कब और कहां इंटरनेट बंद हुआ। हैरत यह है कि अगर चेयरमैन PTA के जो मुल्क में बिला तात्तुल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया करने के जिम्मेदार अफसर हैं, उन्हें भी आज मालूम हुआ कि जिन अहकामात पर अमल कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर रहे हैं, वो गलत हैं। इसी तरह इजलास के दौरान चेयरमैन PTA ने यह भी वजाहत दी कि शार्क सबमरीन केबल नहीं खा सकती, केबल किसी और वजह से कटती है। कायमा कमेटी इजलास में आज सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट बंदिश की वजह से मुईशत को होने वाले नुकसान के तखमीने को अक्सर मुस्तरद करते हुए यह बयान दिया है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की जानिब से दिए गए स्टेटिस्टिक्स हैं और इस तरह की बेबुनियाद बातों से गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होती है। अजीब मंतक है, इंटरनेट बंदिश गलत नहीं बल्कि इसके हवाले से गलत तखमीनों से सरमायाकारी मुतासर होती है। हुकूमत क्या यह जवाब देना पसंद करेगी कि अगर सरमायाकारी गलत तखमीनों की वजह से मुतासर होती है तो FBR को पहली शुशमाई में अपना रखा हुआ हदफ और टारगेट हासिल ना हो तो फिर इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि ताजा तरीन दादोशुमार के मुताबिक FBR को अभी तक 386 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। यही नहीं, ताजे 2 स्कीम के तहत भी 23.4 अरब रुपए का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। अब ऐसी सूरत हाल में IMF मिनी बजट लाने का मुतालबा कर सकता है, जबकि हुकूमत की कोशिश है कि हदफ कम करने पर मालियाती इदारे को राजी कर लिया जाए, लेकिन उस सर्कुलर डेट
का क्या किया जाए कि जो बढ़ते बढ़ते 2.4 खरब रुपए की खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। हालांकि माली साल 2023-24 के दौरान बिजली सारिफीन से ₹3.30 फी यूनिट का सर्कुलर डेथ सरचार्ज भी वसूल किया जाता रहा। नेपरा की तरफ से जारी की गई स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 45,888 मेगावाट बिजली पैदा करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है कि जिसमें से फकत 33% इस्तेमाल की जा रही है, जबकि पैदावारी लागत का 83% अवाम से वसूल किया जाता है। माली साल 2023-24 के दौरान डिस्कोज ने सर्कुलर डेट में 591 अरब रुपए का इजाफा किया। पावर सेक्टर रेगुलेटर नेपरा ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि बिजली के ज्यादा नर्ख इंतजामी नाअहलियां और बढ़ते हुए सर्कुलर डेट के साथ साथ बैरूनी अवामिल जैसे कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, बुलंद एक्सचेंज रेट और तवील मुद्दती RLNG सप्लाई मुआहिदों ने पावर सेक्टर चैलेंजेस को न सिर्फ मजीद संगीन बना दिया है बल्कि पावर सेक्टर के तवील मुद्दती इस्तेहकाम को भी खतरे में डाल दिया गया है। तवानाई सेक्टर मसाइल, टैक्स एदाब हासिल करने में नाकामियों और इस दौरान पाकिस्तान का $1 बिलियन के यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू करने के ख्वाब, मेड इन पाकिस्तान को एक ब्रांड बनाने के ख्वाब। हमारे साथ इसी वाले से मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट और साबिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डॉक्टर हकान हसन नजीब साहब। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, फरमाई दीजिएगा कि 386 अरब रुपए का जो टैक्स शॉर्टफॉल है, हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, बड़ी सनतों की शरह नमू में कमी देखने को मिलती है और फिर 3 से 4% तरक्की करती है हमारी GDP के साथ साथ, क्या पाकिस्तान $60 अरब की बरामदाद अचीव कर सकेगा? तो Mayor, you've certainly given a good introduction, very comprehensive. देखिए, 2024 एक स्टेबलाइजेशन का साल था। एक इसका मतलब यह है कि आपके जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है, बल्कि सरप्लस में आ गया है। आपकी जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो 2-2.5 माह की इंपोर्ट को कवर कर रही है। सो आपने एक स्टेबलाइजेशन एट द बैक ऑफ एन IMF प्रोग्राम अचीव कर ली है। पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं, एंड लिटरेचर टेल्स अस दैट जब वो एंगेज होती हैं IMF से। पर पहले 3 माह की या पहले क्वार्टर की जब आप शरह नमू देखें तो वो 0.92% है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल भी लार्ज स्केल भी, वो दोनों नेगेटिव हैं। सो ये है इकोनॉमी की पिक्चर। एनर्जी के खसारे, डीरेगुलेशन। डॉक्टर साहब, ये स्टेबलाइजेशन तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें देखने को मिली ना लार्जली। सर्टनली। सो आप जब इकोनॉमी को स्लो करते हैं और 22% तक अपनी पॉलिसी रेट को इनिशियली रखा हुआ था पहले 5-6 माह में, उसका मकसद ही ये था कि आप गाड़ी खरीदने नहीं जाएंगी तो गाड़ी की इंपोर्ट जो पार्ट्स की है वो नहीं होगी, बिकॉज यू कांट बोरो एट चीपर रेट्स। हमने यहाँ तक कदगन लगाई थी मेहर कि आप 3 मिलियन से ऊपर लीजिंग करा भी नहीं सकती, ये अभी भी इन इफेक्ट है। तो आप समझ सकती हैं कि दैट इज हाउ द फंड प्रोग्राम वर्क्स। अच्छा, अब उसमें ये हुआ है कि आपको इन्फ्लेशन चूंकि नीचे जाती दिखाई दी है तो थोड़ा सा आपको रूम मिल गया, आपने मॉनेटरी पॉलिसी काटी एंड रेट नीचे आया, अब और रूम मिल गया है। इन्फ्लेशन 4.1% है दिसंबर जो खत्म हुआ है। सो आई रियली होप कि हम ये कर पाएंगे। बट व्हेन यू लुक एट 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू से कि ये टाइम और स्पेस तो आपको मिल गई है, पर मेहर साहिबा ये तीसरी दफा है। 2013 में भी स्पेस मिली थी, IMF का प्रोग्राम हुआ, 2019 में भी, और मैं दोनों दफा चूंकि टेबल पे मौजूद था, एंड वी बॉट दिस स्पेस विद द एंगेजमेंट विद द IMF, बट वी डिडंट यूटिलाइज इट। आज भी एनर्जी एफिशिएंसी के इश्यूज, डीरेगुलेशन के इश्यूज, डाइवेस्टमेंट के इश्यूज, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के इश्यूज, FPR का ताजिर दोस्त एग्रीकल्चर लाने के इश्यूज, एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव बनाने के इश्यूज, these are our fundamental issues। अब एक क्विक ये देख लें कि क्या आपने जब स्टेबिलिटी फंडामेंटल इशू को वर यू एबल टू मेक सम डेंट इन 2024? आप PIA बेचने गए, divestment is at the heart of the उड़ान पाकिस्तान also, but you couldn't do it। ऐसा ही है। Now सो लुक एट नंबर 2, आपने कहा मैं ताजिर दोस्त स्कीम और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का इजरा करने जा रहा हूं 4 प्रोविंसेस में। एक प्रोविंस ने लेजिस्लेट किया, सो अगेन अक्टूबर का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है ये मेहर, दिस इज टेरिबली इंपॉर्टेंट, वो आप नहीं कर पाए। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पे अगर आप देखें, मैं हुकूमत या अथॉरिटीज की जब फिगर्स देखता हूं तो सब्सिडी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सो आपने क्या टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी पे मूव किया? क्या आपने वो 17 सब्जेक्ट नीचे देने पे मूव किया? मेहर साहिबा, द स्टोरी इज कि ये तीसरी दफा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को याद रखिए, आपको 1 दिहाई में वक्त और स्पेस मिला है।
बट प्रॉब्लम आती है कि जब आप फंडामेंटल काम करने जाते हैं, तो मैंने 2024 की ही मिसाल आपको दी है, अब 2025 शुड बी वेयर वी रियली सी through the okay, so hold that thought for a minute, hold that thought. मेहताब साहब, आप एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं इकोनॉमीज को, और उस स्पेस का जिक्र जो डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं, which these so called missed opportunities, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इधर जो है वो 11-12% पे है। अब हाई टैरिफ के साथ कौन इंडस्ट्री लगाएगा इस मुल्क में? जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट हम कम कर लें, ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाएगा? उड़ान पाकिस्तान के बड़े हाई टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, आर दे अचीवेबल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, बुनियादी तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस टाइम डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो मैं दो चीजों के हवाले से बात करूंगा। एक तो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है IMF की बैकिंग के बाद, लेकिन वो स्टेबलाइज किस तरह से हुई है? बिल्कुल उसी तरीके से हुई है कि जैसे IMF कन्वेंशनली करता है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया है। आपका अगर करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है, आपकी GDP ग्रोथ लेस देन 1% है, आपका टैक्स का शॉर्टफॉल है, आपके एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जितनी भी चीजों को अगर आप देखें तो सारे नंबर्स ये बताते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। और स्लो डाउन किस तरह से हुई है? स्लो डाउन में हुकूमत कहती है कि इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो नीचे आया है, बिल्कुल नीचे आया है, लेकिन वो बेस इफेक्ट की वजह से नीचे आया है। और दूसरा ये है कि आपने डिमांड को कंप्रेस कर दिया है, तो डिमांड कंप्रेस हो चुकी है, इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है। स्टेबल होने के बाद जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो क्या हम दोबारा से रोल आउट्स करेंगे? उन रोल आउट्स के नतीजे में क्या होगा कि आपका बजट का खसारा बढ़ेगा, आपका करंट अकाउंट दोबारा से जो है वो जो सरप्लस है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो दोबारा से कहीं हम बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाएं। ये माजी में कई दफा हो चुका है, और अभी भी ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की बातें हैं, आप देखिएगा कि दोबारा से हम वो इम्बैलेंसेस क्रिएट ना करें। इसीलिए कल उड़ान पाकिस्तान में वो जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को हम $60 बिलियन ले जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपने करनी है तो डॉक्टर खान नजीब साहब से पूछिए कि अगले 5 से 10 साल के दौरान हमें हर साल 10% ऑफ GDP ग्रोथ का टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मौजूदा हालात को देखते हुए। आप कह रहे हैं 10% GDP ग्रोथ, आई मीन ये तो हु हैज डन द मैथ? ये उड़ान पाकिस्तान मुतारिफ करवाते हुए ये मैथमेटिक्स किसने की है? फिर IMF ने भी हमें बरामदात के हवाले से $60 अरब की बजाय $42 अरब का तखमीना लगा दिया है। तो अगर मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देख लें, तकरीबन $2.2 अरब सालाना बनती है सर। ये तो इसका पोटेंशियल है क्या फिर रियलिस्टिकली? फिर देखे ना आपका अभी 3 साल का IMF का एक प्रोग्राम हमने दिया हुआ है, तो 3 साल के तो नंबर सामने हैं। ये बिल्कुल एम्बिशियस टारगेट्स हैं और इन पे जो है दोबारा से एक डिस्कशन की और डिबेट की जरूरत है कि मेहताब साहब ये एम्बिशियस है या अनरियलिस्टिक है? अनरियलिस्टिक है, 100% अनरियलिस्टिक है। ये डॉक्टर नजीब साहब, कितना प्रैक्टिकल है आपके नजदीक उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को हासिल करना, या वाज दिस अ लॉट ऑफ फ्लफ एंड फ्लावरी रेट्रिक? देखिए ना, अब ये तो बात यहाँ हो गई है कि विदाउट सॉर्टिंग आवर प्रोडक्टिविटी इश्यूज, विदाउट गिविंग स्पेस इन टर्म्स ऑफ डीरेगुलेशन, विदाउट रियली क्रिएटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री, विदाउट रिमूविंग ये जो एक्सपेंडिचर्स का बोझ इस वक्त, देखिए मेहदाब, और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है 10,000 अरब रुपए बचते हैं बजट में इस साल जब हम प्रोविंसेस को दे देते हैं। 9,000 अरब तो उसमें से मार्कअप और डेट में चले जाएंगे। एवरीथिंग एल्स इज रन ऑन बोरोड मनी, PSDP बोरोड, पेंशंस बोरोड, पे बोरोड, आर्म्ड फोर्सेस बोरोड। सो जस्ट रियलाइज के ये किए बगैर आगे नहीं चल पाएंगे। एफिशिएंसी सीकिंग FDI कैसे लानी है? आपकी FDI तवातर से $1.5-2 अरब से क्रॉस नहीं कर रही मुल्क में, ये कैसे करेंगे? इंपोर्ट टैरिफ्स कट करने की बातें बहुत पुरानी है, इसको कैसे करेंगे? हम कर नहीं पा रहे। और फिर FPR का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? देखिए, मसावी यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्सेशन, और जो टैक्सेशन का पूरा फ्रेमवर्क है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना और आसान बनाना, दैट्स द रियल टास्क। बात ये है कि ये IMF का काम नहीं है जो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं।
जो उड़ान पाकिस्तान है या कोई भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है, उसने IMF प्लस में IMF की वक्त और स्पेस को यूज करते हुए इन सब चीजों पे डिलीवर करना है। पर असल प्रॉब्लम ये है कि कई जगह एनर्जी सेक्टर में जो तंजीमें नौ करनी पड़ेगी। अभी तक हम बिलीव कर रहे हैं कि हम मरहम पट्टी कर लें, IPP से कुछ कर लें, कुछ विंटर की 2 महीने की डिमांड क्रिएट कर लें। 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 14,000 ऑन दी एवरेज यूज हो रहा है। It is not going to work with 2 months of giving, Absolutely. And at the heart of this, मेहताब, जिस तरह कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 2024 में हमने मैक्रो इंडिकेटर्स तो अचीव किए, बेहतरी आई, स्टेबिलिटी आई, लेकिन बगैर टैक्स इस्लाहात के क्या आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, मैं जो बात कर रहा था डॉक्टर साहब उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अब यहाँ से जब आप हायर ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो अगर आपने बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस ना की, जिनको वो इस्लाहात कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाहात का वर्ड भी मैं इसको इतना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि रिफॉर्म्स के नाम पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप प्राइसेस को बढ़ाते रहें। रिफॉर्म्स के नाम पे तो बुनियादी मसला ये है कि आप कॉस्ट को गवर्नेंस के जरिए इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो बुनियादी तौर पे एनर्जी को अफोर्डेबल और रिलायबल बनाने की जरूरत है। अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी ये एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस मुल्क में आने वाला है। अगर हमने बिजली की कीमतें कम ना की, तो मैं डिस्कोस के बाहर लंबी कितारें देख रहा हूँ अगले 2-2.5 साल में कि लोग इस रेट पे बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे चले जाएंगे। तो सोलर पे अगर आप चले गए, ज्यादातर मैक्सिमम लोग, तो ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है इसका इश्यू हल नहीं होगा। इसके बाद मुझे टैक्स रिफॉर्म्स की समझ नहीं आती। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे सिंध अभी तक जो है वो रिलेक्टेंट है। अगर आपने सिर्फ सैलरी क्लास का खून निचोड़ना है, तो ये कब तक खून जो है वो निचोड़ सकेंगे? मेहताब, मुझे मुख्तसरन बताएं कि ये व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? क्या कैपेसिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विल नहीं है? क्योंकि एक तरफ ये एनर्जी के वो रिफॉर्म्स नहीं हमें देख रहे, सो टू से इस वक्त पाकिस्तान को भी साथ आप देख रहे हैं, टैक्स शॉर्टफॉल का भी एक बहुत बड़ा सामना है, तकरीबन 386 अरब रुपए, और वो भी माली साल के पहले 5 माह के दौरान अगर हदफ पूरा ना हुआ तो फिर आप देख रहे हैं कि मिनी बजट भी लाना पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है इधर एग्जैक्टली? असल में मसला ये है जी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो पॉलिटिकली इजी काम होते हैं वो कर लेते हैं। कमिटमेंट्स हम IMF के साथ वो करते हैं जो पॉलिटिकली टफ है। मसले से हुकूमत का जी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है नहीं लगाना, रिटेलर से टैक्स ले सकते हैं नहीं ले सकते, एक्सपेंडिचर्स में बहुत सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बंद करने हैं, वो बंद करने हैं, तो उससे पॉलिटिकल एक फॉल आउट आएगा। क्या हुकूमत के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस फॉल आउट को बर्दाश्त कर सके? दैट इज द रियल क्वेश्चन, जिनके आंसर्स अगले 2 से 3 माह में आपके सामने होंगे। मगर एज अ जर्नलिस्ट अभी टू बी फेयर सर, अभी पल्ले है ही क्या? तो कर बैठे फिर ये काम। मेरा मतलब है कि मजीद अब रह क्या गया है? 2.4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, 386 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उधर भी मंफी जो एदाद शुमार देखने को मिल रहे हैं। सो आई मीन व्हाट इज देयर टू लूज एट दिस पॉइंट मेहताब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस टाइम इशू ये है कि जो हमारे पास गेम्स है, उन गेम्स को कंसोलिडेट करना है। उन कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है कि टफ पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाए। अगर वो टफ पॉलिटिकल डिसीजंस आप नहीं ले सकेंगे, तो ये जो गेम्स है आपके, मसलन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं, हम इन्फ्लेशन जो है कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में बिल्कुल नीचे आ चुका है, सिंगल डिजिट के अंदर आ चुका है। लेकिन इन्हीं गेम्स को कंसोलिडेट करेंगे तो ये सस्टेनेबल होगा। नहीं करेंगे तो दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन वाली जो बात मैंने पहले की थी वहीं पे आके हम खड़े हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब ये फरमाए दीजिएगा, आखिर में एक तो शुगर इंडस्ट्री, दीगर सेक्टर्स को हम रिलीफ देते मिलते देखते हैं इस मुल्क में, सैलरी क्लास के ऊपर प्रेशर जो है वो तवातर से बरकरार रहता है, फिर महंगाई की शरह जो है वो 81 माह में कम तरीन सतह पर आ गई, दावे भी किए जाते हैं सिंगल डिजिट में चल रही है, मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। सर, अवाम की कुव्वत खरीद भी नहीं बढ़ रही होती, तो फिर ये फकत नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीजें। तो ये आपने बात सही की है। इट्स अ हार्ड अर्न्ड मैक्रो स्टेबिलिटी, जिसमें हमें 39% तक टैक्स की शरह को ले जाना पड़ा ऑन सैलरीड, नॉन सैलरीड, मैन्युफैक्चरिंग।
सो ये बिलीव करें इस बात को कि 1 लाख की जो वक़्त थी आज से 3 साल पहले वो आधी रह गई है। दैट्स व्हाट द पीपल आर फीलिंग। बट अब अच्छी बात यह है कि इस साल में चूंकि इन्फ्लेशन 8-9% से ऑन दी एवरेज ऊपर नहीं जाएगी, अगर सैलरीज 11-12% बढ़ती हैं तो कुछ कुव्वत खरीद जो है थोड़ी सी उनको रियल वेजेस में ग्रोथ दिखाई देगी। देखिए मैं अब जो नेक्स्ट ईयर है पहले उसको तय कर लें। IMF की एंगेजमेंट को सिक्योर करना है। जिन जिन चीज़ों में आप शॉर्टफॉल में हैं फरवरी-मार्च तक इंश्योर करें कि वी हैव अ स्टोरी। IMF is a necessary but not a sufficient condition. Stabilization is necessary but not a sufficient condition for growth. Set your next 1 year target कि आपके deliverables हैं क्या, और ये जो 3 या 5 साल के डिलीवरेबल्स हैं उसमें से 1 साल में सर्टेनिटी दें कि आप क्या डिलीवर करेंगे, आप किस किस एरिया को टारगेट करेंगे। वहां पे आपको HR जो है बिल्ड करना पड़ेगा प्रोफेशनल सेटअप्स में, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में या 21 फिलीपीन के वो इकोनॉमिस्ट हो जिन्होंने। स्पीकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, डॉक्टर साहब वजीर आजम ने आज मनमोहन सिंह के मॉडल की भी बात की है। मनमोहन सिंह के मॉडल का आपको लगता है ये इकोनॉमिक टीम मुकम्मल तौर पे समझती है उसे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उन्होंने जो है वो मुकम्मल तरीन अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर दी। इधर आप देख रहे हैं SMEs का हाल क्या है इस मुल्क में, सख्त मुतासर हैं आपके। इंटरनेट वैसे ही नहीं चल रहा इस मुल्क के अंदर। बात करते हैं 5 E's की, लाइसेंसेज एंड कर दिए मनमोहन सिंह ने, इंडिया को ओपन फॉर द वर्ल्ड बना दिया। आई मीन इट वाज अ वेरी वेरी एम्बिशियस मॉडल एंड ही वाज खामोशी से उसके ऊपर वो गामजन रहे। डू दे इवन अंडरस्टैंड करना कैसे? इधर तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना इंटरनेट चल रहा है और ख्वाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए मोंटेक कैसलूवालिया एक उनके साथ थे, उन्होंने एक M पेपर लिखा था। आपको इस तरह के, और वो बड़ा आसान सा पेपर है, मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे सारे रिसर्चर्स को वो पढ़ना चाहिए। देखिए पाकिस्तान में ये जो 1 साल के अहदाफ हैं ये बड़ी क्लैरिटी से, क्या प्राइवेटाइज होना है, क्या डीरेगुलेशन आनी है, किस तरह जो हमारे ताजिर दोस्त स्कीम है उसको इफेक्टिव बनाना है, ये हमें तय करना पड़ेगा और कुछ हमें डिलीवर करके कोई प्राइवेटाइजेशन दिखानी पड़ेगी। मैं एक प्राइवेटाइजेशन की मिसाल ले रहा हूँ। इसी तरह एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उसकी वीकनेस को दूर करना पड़ेगा एंड दैट्स प्रोबेबली अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर पाकिस्तान। अगर आप अपनी 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट वहां तोड़ के और 6-7 अरब डॉलर ऑन दी एवरेज जो एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा लेते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर, आखिरी जुमला, gather professional and HR and then delegate them to provide you the platform to deliver on all these. Absolutely, and also find your Manmohan Singh. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ हैदर साहब और डॉक्टर नजीब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद उन 2 हकीकतों का जिक्र करेंगे कि जो बढ़ती चली जा रही हैं और कोई होश के नाखुन नहीं। Stay with us. पिलडाट की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरियत के मेयार के हवाले से अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात बड़ी हद तक नाकिस थे। इंतखाबात से पहले और बाद की मुदाखलतों के नतीजे में उन्हीं सियासी जमातों का इत्तेहाद तश्कील दिया गया कि जो पहले से इक्तदार में थी, ताकि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुकर्रर करदा पॉलिसी तसलसल को यानी यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अहम सियासी जमातें बदस्तूर एक अफसोसनाक और मायूस रुझान जाहिर करती हैं और वक्त के सियासी मुखालिफ के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट की मदद करती हैं ताकि कलील मुद्दती खुद गर्ज सियासी फवायद हासिल किए जा सकें। मुआशी बहरान से निमटने के दबाव या फिर इक्तदार के लालच में मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया। आइन में 26वीं तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकर्रियों को तब्दील किया गया। आइनी और दीगर मामलात से निमटने के लिए अदलिया को 2 ब्रांचों में तकसीम कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से मुजवजा तरमीम में सख्त इकदामात को किसी हद तक कम कर दिया गया। बकौल पिलडाट की रिपोर्ट, पार्लियामेंट ने तीनों दिफाई इदारों के कवानीन में जल्दबाजी में तरमीम मंजूर की कि जिनके तहत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में यह तोसी उस वक्त की गई कि जब मुल्क में अमन भी है और कोई मार्शल लॉ भी नाफिज नहीं है। सरकर्दा सियासी जमातों ने वक्ती मुफाद के लिए मुखालिफिन के खिलाफ अफसोसनाक और गैर जमहूरी रवैया जारी रखा। पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक इख्तलाफ राय को दबाने के लिए हुकूमत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई। बकौल पिलडाट की रिपोर्ट, इस तारीख मंजरनामे में हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का आगाज उम्मीद की किरण है। सख्त हुकूमती मौक़िफ़ और तहरीक इंसाफ की धमकियों के बावजूद जामे मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए ताकि
सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हल तलाश किया जा सके। फिल्डैट की रिपोर्ट में जमहूरी निज़ाम के बुनियादी मसाइल हल करने, तमाम इदारों और शराकतदारों से जमहूरी असूलों के लिए नए अज़म और पर जोर दिया गया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आ रही है नाजरीन कि जब कल हुकूमत, तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती टेबल पर दूसरी बार बैठने जा रहे हैं। अपने अपने मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे जाएंगे और सब एक ऐसे वक्त में होगा कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान सामने आया है कि 2025 तब्दीली का साल है, हम रहेंगे या ये रहेंगे। साथ ही ये खबर भी सामने आई है कि जनरल फैज हमीद वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, जबकि इदारे का मौकफ अपनी जगह कायम है कि 9 मई पर किसी को माफी नहीं दी जाएगी। ये वाज़े रहे कि हुकूमत वक्त का ये मौकफ है कि कोई कंडीशंस और डिमांड्स हुकूमत की तरफ से सामने नहीं रखी जाएंगी। खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ के मुतालबात को सुना जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ अपने 2 दरीना मुतालबात से पीछे हट चुकी है, जिसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल और चुराया हुआ मैंडेट की वापसी है। ये सवाल भी उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ क्यों मजबूर हुई है कि मुज़ाकराती टेबल पर आए और रियलिस्टिकली क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता कर बैठी है इस मुज़ाकराती टेबल से। इसी महीने 20 जनवरी को सदर ट्रंप भी हल्फ उठाने जा रहे हैं, जिस हवाले से फॉरेन ऑफिस रोजाना की बुनियाद पर पॉलिसी के ऊपर गौर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद क्या पॉलिसी शिफ्ट एक्सपेक्ट किया जाए। दैट्स इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।